ताल्लुकात बहुत कशीदा थे या ख़राब थे। हाँ, वो लो एब पे ज़रूर थे और इतनी गर्मजोशी नहीं पाई जाती थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं वो यूजुअली दोनों अक़वाम के दरमियान नहीं हुए, यानी पाकिस्तानी कौम और अमरीकी कौम के दरमियान ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि ये ताल्लुकात जो रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज और पेंटागन के दरमियान रहे हैं। तो लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट कभी भी अमरीकियों को खटकती रही है और उन्होंने उसको कभी दिल से कबूल नहीं किया। ये पहली दफा हो रहा है कि अमरीकी गवर्नमेंट जो है सिविलियन पाकिस्तान की जो जमहूरी हुकूमत है उसको सपोर्ट दे रही है या उनके बहुत शुक्रिया फौजिया वहाब साहबा, आपसे बात लंबी करना चाहते थे हम, लेकिन वक्त की कैद है, थोड़ी सी ब्रेक का वक्त भी करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और यह देखिए जी, ये उन्होंने बात की है कि ये पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत को मुतस्लीम कर रहे हैं। असल में बात यह है, और यह जिस तरफ आप उन्हें ले जाना चाहते थे, जो भुट्टो की मिसाल दे के आपने बात यानी चलाई थी, उसके तो अब ये करीब भी है। ठीक है, ब्रेक ले लेते, चलते हैं एक ब्रेक पर, और हो सकता है उस वक्त तक मेरा गला ठीक भी हो जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपके सामने और सब ये वो डिस्कनेक्ट होता है। अब 5-6 सिक्योरिटी चेक से गुजरता हुआ एक वर्कर अलहमरा हॉल में पहुंचने में कामयाब होता है। पहले तो वो वर्कर ही नहीं है, पहले तो वर्कर ही नहीं है ना, और फिर वो उनके साथ पाता है और वो दरखास्त देने के काबिल हो जाता है। इसको ये समझते हैं ये ग्रास रूट वर्कर है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तस्वर ही नहीं किया। ये जनरल पब्लिक की फीलिंग वो थी। हाँ, जहां कैमरा पहुंचता है हमारा। एक तो फौरिया हमने पीपल्स पार्टी के लीडरों की बात भी सुन ली, वर्कर की भी सुन ली। एक और बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हमारे साथ इस लाइन पर हैं। अच्छा, हमारे दोस्त, जिनको भुट्टो साहब ने हमारे दोस्त भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो तो पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं थे, मगर इसके बावजूद भुट्टो के करीब थे, वो कैसे महसूस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं इफ्तिखार अहमद, जिन्हें भुट्टो साहब प्यार से जिस नाम से पुकारते थे वो मैंने लिया, अगर तो मुझे ये मारेंगे। इफ्तिखार अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, आपसे हमें ये पूछना है कि आपके हाथों में पीपल्स पार्टी बनी, आपने पीपल्स पार्टी का पीक दौर देखा, जिस दौर के लोग अब चंद ही जिंदा हैं। ये बताइए कि भुट्टो एक विजनरी होने के साथ साथ अवाम के साथ जो उसका कनेक्ट था उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अवाम से तल्लुक़ था, अगर मैं वो कहूँ कि मछली और पानी का रिश्ता था तो शायद समझा जाएगा मैं शायरी कर रहा हूँ। ये हकीकत है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तकरीर सुने जो कज़ाफ़ी स्टेडियम उन्होंने की, और देखें वो 70 की स्पीच है और लाखों का मजमा और कज़ाफ़ी स्टेडियम भरा हुआ। भुट्टो क्या कह रहे हैं? भुट्टो कह रहे हैं एक तो भुट्टो मैं हूँ अपनी तरफ इशारा करके, और एक अवाम की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि एक भुट्टो वो है, एक इस बुत में है, एक उस बुत में है। वो पाकिस्तान का वाहिद सियासी रहनुमा है जिसने अपने और अवाम के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप कायम किया कि जो उसकी मौत तक खत्म नहीं हुआ और आज तक खत्म नहीं हुआ। जो रिलेशनशिप उसने 68 में अवाम के साथ बनाया, आज भी वो चल रहा है। अब इफ्तिखार ये बताइए कि आज जहां पीपल्स पार्टी खड़ी है उसमें कितना फासला है उस दौर में जो आपने देखा हुआ है और आज का दौर जो आप देख रहे हैं? देखिए जी, जो जिस दौर की सियासी जमात हमने देखी और जिस सियासी जमात के लिए हमने काम भी किया बतौर यंग मैन के, और मैं उसके फाउंडर मेंबर्स में भी हूँ, वो जमात अपने मकासद के हसूल के लिए अवाम तक गई, उसको अवाम इक़्तिदार में लाए, उसने अवाम से वादा किया। भुट्टो की रिफॉर्म्स देखें तो भुट्टो काफी हद तक अपने वादे पूरे करता हुआ नजर आता है। आज की पीपल्स पार्टी को अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी रहना है और उसके फलसफे को ले जाना है तो अवाम के पास पहली बात है वापस जाएं, ऑर्गेनाइजेशन करें। अभी फौजिया वहाब साहब आए थे, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी है कि पीपल्स पार्टी आज भी एस्टेब्लिशमेंट को खटकती है। मुझे तो ये नजर नहीं आती स्टेटमेंट सही। देखिए, फौजिया ने जो कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट को खटकती है, हकीकत तो वैसे दोस्त यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने कबूल नहीं की है। अगर पाकिस्तान की अब तो काफी कबूल कर ली।
देखो ना, सुनो, आहिस्ता ऐसा कह रहे हो ना, देखो बेनजीर ने इसके लिए भी कुर्बानी दी। तो बेनजीर 88 में पावर में आई तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की 5 बातें मान ली, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या किया वो भी तो आपके सामने है ना। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी अब जो कोशिश कर रही है कि एक मसालत की पॉलिसी चलाने की, जियो जीने दो की पॉलिसी चलाने की, तो मुझे नजर नहीं आता कि उसको इस तरह भी चैन से कोई रहने दे रहा है। इफ्तिखार, ये बताइए कि भुट्टो से बात जो शुरू हुई थी आज जरदारी साहब तक पहुंची हुई है, एक तो क़यादत का आप फुकतान देखते हैं, ये समझते हैं कि क़यादत उसी तरह से चल रही है, और दूसरा आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, मुझे मुख्तसरन बता दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वहीं खड़ी है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के बाद खड़ी थी। नंबर 1। जहाँ तक आसिफ जरदारी का तल्लुक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आसिफ जरदारी उस वक्त पीपल्स पार्टी को टेक ओवर न करते, जब उनकी लीडर को कत्ल कर दिया गया था, वो इलेक्शन में जा रहे थे, तो फिर क्या होता? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद, आपके सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, खुद भी और लोगों से भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई जवाब है तो हम तक पहुंचे। जी, और टेक ओवर करना कोई बात नहीं होती, टेक ओवर करके लेके जाना उसका सबसे बड़ी बात होती है। टेक ओवर तो यकीन आसिफ जरदारी ने ठीक किया। और अब मैं आपको बताऊं, ये कौम जो है ये लोगों को दिल से पसंद भी कर लेती है। जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, बड़े इस पूरे पाकिस्तान उनके बेहतरीन दुश्मनों ने भी इसको कहा था कि ये बेहतरीन, किसी ने कहा था कि ये लीडरशिप आई है जो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन क्या सिर्फ एक नारा लगाना इस कौम के लिए काफ़ी होता है? ऐसा नहीं होता। और फिर एक ऐसा नारा जिस पर फिर आप अमल दरामद ना कर सके, उसी नारे को आप ट्विस्ट करते हैं, उसी नारे को कहेंगे। तो अब मसला सारा ये है कि लीडरशिप ये होती है कि आप उसको कैसे आगे लेके चलते। ये जितने लोगों को हमने देखा है, आपने भी पीपल्स पार्टी को बनते देखा है, हम बच्चे होते थे, हमने उस वक्त उसको देखा है, साथ साथ भी कुछ 1 साल 1.5 साल रहे। ये पूरे के पूरे दौर के अंदर आपको जहाँ पीपल्स पार्टी का डिके नजर आएगा, वहाँ इस मुल्क, इस माशरे का भी डिके नजर आएगा। जी बिल्कुल सही है, इस माशरे का भी मुकम्मल तौर पर, जैसे वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर, यही हाल पार्टी की लीडरशिप और पार्टी का हुआ है। और वो पार्टी हमारी, और ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी 98 में कहती कि हम कुछ देर और अपोजिशन में खड़े होके हम नहीं मानते ये 5 बातें, तो मैं आपको कहता हूँ कि पार्टी के अंदर भुट्टो से ज़्यादा जान पड़ जाती है। सही बात है, दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल। जान पड़, वो जो 92 में जिस वक्त आती तो उस वक्त उसको कोई शिकस्त देने वाला ना होता। ये होती है लीडरशिप जो वक्ती मफादात से आगे निकल के सोचती है, मेरे ख्याल से। और यह एक मौका रह गया पीपल्स पार्टी के पास कि अगर अब भी वो वापस भुट्टो की फिलॉसफी पर जाए और लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ ले, तो शायद। मैं आपको अभी ब्रेक में आपसे बात कर रहा था कि हमने जमात इस्लामी को देखा है, ऐसी पार्टी को जो 51 के अंदर करारदाद मकासद इन्फ्लुएंस करके मंजूर करा लेती है मौलाना मसूदी के, आज वहां भी एक कैफियत बड़ी मुर्दनी। हमने एएनपी को भी देखा, एएनपी को देखा, वली खान एक वक्त में स्टेडफास्ट होने के लिए अपने आप को बैन करा लिया और सब कुछ करा लिया, लेकिन आज की जनरेशन ने जिस नौइयत के कंप्रोमाइजेस किए हैं, अल्लाह क्या मतलब एक ऐसा सवाल है। यानी हम पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, लेकिन हमें नौहा पढ़ना पड़ रहा है इस पूरी की पूरी हमारी सियासी लीडरशिप का कि गुफ्तगू करते हुए हम मतलब आप देखें कि नोट्स लेके आरियाना फलाची कहते हैं भुट्टो के, जब तो उसने कितने महीने तैयारी की थी कि मैं किस बंदे के सामने पेश हो रही हूँ, और उसने जो उसके नोट्स लिखे, said this is the most difficult interview of my life। आज आप किससे इंटरव्यू लेंगे ऐसा कि आपको तैयारी करनी? आज तो आप ऐसे मुंह पर छींटे मारेंगे और जाके तैयार हो जाए। अब हर बंदा जाके 4 सवाल तैयार करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे से मुझे वीएन वाले जवाब नहीं मिलेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और इसकी बुनियादी वजह ये है, ये डिक्लाइन नहीं है पॉलिटिक्स की, ये डीजेनरेशन है। और ये डीजेनरेशन सोसाइटीज़ की डीजेनरेशन होती है। सोसाइटीज़ को हमारे यहाँ मुस्तकिल तौर पर, जिसे कहते हैं ना, क्रम्बल्ड कर दिया गया है, इल्म उनसे छीन लिया गया है, आर्टिफिशियल किस्म की एजुकेशन उनको दे दी गई है, उनके अंदर ज़िंदगी की ऐसी दौड़ के अंदर उनको उलझा दिया गया है कि उनके अंदर ना लीडरशिप रह गई है। मेरे ख्याल से यौम तासीस के हवाले से भुट्टो को कॉम्प्लीमेंट देना आसान तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से चिराग हसन हसद के शेर का वो जो एक जुमला है कि हक मगफरत करे जब आज़ाद मर्द था, ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए भुट्टो साहब। बिल्कुल सही है, वाकई कॉम्प्लीमेंट देने के बाद। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 44वां यौम तासीस था। 62 साल की उम्र में 44 साल की उम्र एक पार्टी के लिए बहुत होती है। इस पार्टी ने इस मुल्क के लोगों को ख्वाब दिखाए, लोगों ने वो ख्वाब देखे और लोग दीवानावार उस पार्टी के साथ चले। ऐसा बहुत कम पार्टियों के नसीब में और उसके मुक़द्दर में होता है। लेकिन पता नहीं क्यों 44 साल के बाद इस कौम के लोग आज भी सोचते हैं
और आज भी सीखते हैं कि क्या ख्वाब देखने वाली आँखें, ख्वाब सोचने वाली आँखें, मुस्तकबिल के सुहाने नारों के अंदर गुम लोग कभी एक ऐसा दौर भी देखेंगे कि जब ये तकमील के मराहल आएंगे, जब उनके लीडर्स और उनके रहनुमा उनके साथ की हुई बातें उसी तरह पूरी करेंगे जैसे 4 साल 9 महीने में शेरशाह सूरी ने पूरी की थी। बहुत थोड़ा अरसा भी किसी बेहतर लीडर के लिए काफ़ी होता है, उसके लिए 14 साल 60 साल या 44 साल ज़रूरी नहीं होते। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ मजबूत पार्टी वजूद में आए, किसी तरफ की हो, खा वो दाएं बाजू की हो या बाएं बाजू की, क्योंकि मजबूत पार्टी वीएन वाली पार्टी होती है, आवाम से ताल्लुक़ वाली पार्टी होती है। मेरे साथ इस दुआ में ज़रूर शरीक हो जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।